नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया न्यूज हेडक्वार्टर का। और मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में सैलाब से मची तबाही की। चीन में कुदरत की तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चीन के कई शहरों में सैलाब आ चुका है। सड़क, पुल, पुलिया से लेकर लोगों के घरों पर अब सैलाब का राज है। यनान शहर से ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। कागज की कश्ती की तरह कार बह रही है। घर, मकान, दुकान, सड़क, पुल, पुलिया सब कुछ बारिश के प्रहार से चकनाचूर हो चुकी है। चीन के यन्नान शहर की एक एक गलियों पर सैलाब का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। इस शहर के 18,000 घर बारिश के प्रहार से पानी में समा चुके हैं। दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है और पानी अपने साथ मिट्टी लेकर आ रही है। हेन्नान में अब तक 10,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है क्योंकि आसपास की 31 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। सैलाब से चीन के कई शहर बेहाल हैं, जिसमें हेबेई और बीजिंग जैसे शहर भी शामिल हैं। सैलाब में फंसे करीब 20,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। लगातार हो रही बारिश और सैलाब की वजह से 400 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। और अब रुक करते भारत के उन राज्यों का जहां बारिश की वजह से हाहाकार है। पहाड़ों में मची तबाही के साथ साथ मैदानी इलाकों में कोहराम मच गया है। गुजरात के बनासकांठा में आई एक तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस शहर का क्या हाल है। पूरी रिपोर्ट देखिए। आसमान से ली गई ये तस्वीर गुजरात की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। वीडियो बनासकांठा का है। सड़कों पर सैलाब का राज है। गाड़ियां चींटियों की तरह रेंग रही हैं। आसपास के दुकान, मकान पानी की जद में हैं। खेतों में सैलाब का तांडव है। अब इस तस्वीर को जरा नजदीक से देखते हैं। सड़कों पर घुटने भर पानी है। ट्रक से लेकर छोटी गाड़ियां पानी से होकर गुजर रही हैं। बनासकांठा के वड़गाम में एक तालाब ने अपना किनारा तोड़ दिया और उसका पानी पूरे इलाके में फैल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से NH-27 पर जल भराव हो गया। सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। इस साल गुजरात में औसत बारिश हुई है। बनासकांठा से लेकर साबरकांठा, अरावली, मेहसाणा और गांधीनगर में इसका खासा असर दिखा है। आने वाले कुछ दिनों तक इन इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई शहरों में हाहाकार है। पाली के निचले इलाकों में तो पानी भरा है। बिल्कुल, राजस्थान में इस साल उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है। ऐसे में निगम की तैयारियों की पोल खुल गई है। देखिए पाली से ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और झारखंड के बाद इस साल राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, लिहाजा इसका असर हर जगह दिख रहा है। तस्वीरें पाली की हैं। सड़कों पर पानी है, गाड़ियां रेंग रही हैं। कई जगह तो पानी का ऐसा प्रहार है कि वाहनों को धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है। पाली में लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी है। लोगों के घरों में भी पानी ने अटैक कर दिया है। राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले इस साल 16 जुलाई तक 9% ज्यादा बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में पड़ने वाले पाली जिले सहित जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और बीकानेर में लगातार हुई बारिश की वजह से कई जगह जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। पाली के नया गांव रोड, वीडी नगर, बापू नगर और वाल्मीकि बस्ती में जल भराव है। 19 जुलाई तक राजस्थान में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन यमुना का बढ़ता जलस्तर बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जमुना का जलस्तर 204.50 मीटर पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। अगर यमुना का जलस्तर 205.33 मीटर तक पहुंच गया तो फिर यह खतरनाक माना जाएगा। ड्रोन के जरिए लोहा पुल की ली गई इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना में कैसा उफान मचा है। यमुना लबालब है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पानी का जलस्तर हाहाकार मचाने के करीब है।
हालांकि अभी तक यमुना नदी का पानी सबसे ज्यादा 208.66 रहा। बताया जा रहा है कि हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने बढ़ते खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने जल स्तर के मद्देनजर एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की तैयारी करने की समीक्षा की गई। यानी कि दिल्ली वालों को सावधान रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो कई इलाके जलमग्न हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो अब ये देखिए, दिल्ली के वो इलाके हैं, मजनू का टीला है जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही यमुना विहार वो इलाका है जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हाथीघाट, सोनिया विहार, यमुना खादर, सीलमपुर की किसान बस्ती, पुराना लोहे का पुल, आईएसबीटी वाली किसान बस्ती। तो ये वो जगह हैं, पुराना लोहे का पुल हो, आईएसबीटी वाली किसान बस्ती, अन्नपूर्णा मंदिर की बात हो, बदरपुर खादर गांव हो, सबपुर बस टर्मिनल हो, गढ़ी मांडू गांव हो, महारानी बाग हो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, यहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ओखला और कश्मीरी गेट भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि अब दिल्ली वालों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि दरअसल ये इलाका यमुना के किनारे या निचले इलाके में है, जहां जलस्तर बढ़ने पर पानी भरने की आशंका सबसे अधिक रहती है। दिल्ली सरकार और प्रशासन ने इन इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और बाढ़ से निपटने की तैयारी की है। देखिए ये रिपोर्ट। तो मॉनसून लगातार देश के ज्यादातर हिस्सों में आफत लेकर आया है। गुजरात के कई हिस्सों में भी भारी बारिश से लोग परेशान हैं। लगातार बारिश से अहमदाबाद भी जलमग्न है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। लगातार बारिश, जोरदार बारिश, जीवन अस्त व्यस्त, सड़कें तालाब बनी हुई हैं। मानसून की मार ऐसी की जहां देखो हाल ऐसा ही है। ये वीडियो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की है, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। सड़कों पर जबरदस्त जल भराव देखने को मिल रहा है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में यही हाल है। ट्रैफिक का बुरा हाल है। भारी बारिश और जल भराव की वजह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। लोगों की मुश्किलें अभी भी थमने वाली नहीं है। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन 9 जिलों में अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाना, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, सुरेंद्रनगर और पाटन शामिल हैं। लगातार बारिश से लोगों का जीवन बेहाल है, तो आम लोगों की जीवन मुश्किल। तो जल भराव ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में बारिश हो रही है, कहीं थोड़ी कम तो कहीं ज्यादा, और लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि 24 घंटे में देश के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो आप ये देखिए, आपके सामने दादर नगर हवेली और दमनदीप की बात करें तो 100.8 मिलीमीटर बारिश हुई है और गोवा में 57.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड में 40 mm के आसपास बारिश हुई है, तो छत्तीसगढ़ में 38.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब बात करते हैं केरल की, क्योंकि केरल महत्वपूर्ण है। 33.7 मिलीमीटर और साथ ही मध्य प्रदेश में 29.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। महाराष्ट्र में 28.3 मिलीमीटर, ओडिशा में 25.5 मिलीमीटर। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 24.4 मिलीमीटर और उत्तराखंड जहां सबसे ज्यादा बारिश का खतरा है 23.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब आपको लेकर चल रहे हैं पूर्वोत्तर भारत, जहां करीब 38.8 mm बारिश हुई है मिजोरम में। और सिक्किम की अगर हम बात करें तो 17.5, अरुणाचल प्रदेश में 16.1 के आसपास मिलीमीटर बारिश हुई है। मेघालय में 12.0 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और अहम खबरों की। तुर्की में जुलाई के महीने में 1516 बार आग लग चुकी है। यह आग जंगलों में लग रही है और रिहायशी इलाकों तक दस्तक दे रही है। आग की लपटों में तुर्की के कई शहर आ चुके हैं, जिसे बुझाने के लिए 27 विमान, 105 हेलीकॉप्टर और 14 ड्रोन उतारे दिए गए हैं। इसके बाद भी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। तुर्की की फिजाओं में गर्म हवा चल रही है और जमीन आग उगल रही है।
पहले आग का दायरा जंगलों तक था, लेकिन अब इसकी चिंगारी रिहायशी इलाकों को झुलसा रही है। अंटालिया से बुरसा तक कोहराम मचा है। लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। बुरसा की पहाड़ियों से लगे 2 गांव की 110 हेक्टेयर जमीन पर आग फैल चुकी है, जिसे बुझाने की जद्दोजहद चल रही है। पूरे तुर्की में अब तक 80,000 हेक्टेयर जमीन जलकर खाक हो चुकी है। 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। आग बुझाने की कोशिशों पर गर्म हवा पानी फेर रही है। यहाँ हवा की रफ्तार 40 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, जिससे आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। जंगल में लगी आग ने सबसे ज्यादा तबाही इज़मिर में मचाई है। यहाँ सैकड़ों मकान और दुकान जलकर खाक हो चुके हैं। कई लोगों की जान भी गई है। तुर्की के जंगलों में फैली आग की चिंगारी अब रिहायशी इलाकों को पार करते हुए न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच गई है। तुर्की के मर्सिन में इस न्यूक्लियर प्लांट को भी आग ने घेर लिया है, जिसे बुझाने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। आग को बुझाने के लिए रूस आगे आया है। 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ तुर्की की जमीन गर्म हो चुकी है। धधकती आग के दायरे में तुर्की का न्यूक्लियर प्लांट भी आ चुका है। रूस के BE-200 विमान और Mi-8 हेलीकॉप्टर आसमान में गर्दिश कर रहे हैं। समुद्र से पानी लाकर जमीन को भिगोया जा रहा है, आग को बुझाया जा रहा है। तुर्की के मर्सिन में स्थित अक्कुयु न्यूक्लियर पावर प्लांट तुर्की का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो रूस के मदद से बनाया जा रहा है। खुश्क और तेज हवाओं की वजह से आग का दायरा अपनी सीमा लांघ चुका है, जिसकी चिंगारी न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच चुकी है। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास लगी आग को बुझाने के लिए 10,000 से अधिक रूसी और तुर्की के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं और प्लांट को बचाने में लगे हैं। प्लांट के आसपास आग फैलने से प्लांट की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ गई है, लेकिन अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ग्रीस में भीषण आग ने हाहाकार मचा दिया है। आग की लपटें इतनी भयानक हैं कि लोग दहशत में हैं। यह आग एक फैक्ट्री में लगी है और देखते देखते पूरी फैक्ट्री जलकर स्वाहा हो गई। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। भीषण आग की लपटों से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आग का ये रौद्र रूप सब कुछ जला देने पर आमादा है। नीचे आग की लपटें और आसमान पर काले धुएं का गुब्बार। ये वीडियो ग्रीस की राजधानी एथेंस की है, जब एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें लोगों को डरा रही है। पहले फैक्ट्री के अंदर एक विस्फोट हुआ, उसके बाद वो भीषण आग की लपटों में तब्दील हो गया। महज कुछ ही देर में पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। दरअसल ये एक ज्वलनशील पदार्थों की फैक्ट्री है, जिसकी वजह से आग ज्यादा भड़क उठी है और महज कुछ ही देर में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग की लपटें आसपास के इलाकों में भी फैल गईं और लोग खौफजदा हो गए। आग कितनी भयानक है, अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसे काबू करने के लिए मौके पर 65 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया, जबकि आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया गया। इसके बाद भी आग पर काबू पाने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आग कैसे लगी, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर 173 यात्रियों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया है। उड़ान से ठीक पहले विमान में आग लग गई। जहाज में धुआं फैलने लगा और चिंगारी के बीच सभी यात्री फंस गए। इन यात्रियों को कैसे बचाया गया, देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान मियामी के लिए उड़ान भरने को तैयार था, तभी इसके लैंडिंग गियर में आग लग गई। पूरे विमान को काले धुएं ने घेर लिया। आनन फानन में इमरजेंसी स्लाइडिंग खोली गई और डरे सहमे यात्रियों ने विमान से भागना शुरू किया। एक के बाद एक सभी स्लाइड के जरिए बाहर निकलने लगे। विमान 173 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। बताया जा रहा है कि अमेरिकन एयरलाइंस के इस विमान में इंजन फेल होने की वजह से आग लगी है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के कारण डेनवर एयरपोर्ट पर 87 उड़ानों के समय में बदलाव किया गया। हादसे में जख्मी 5 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। आग लगने के बाद एयरपोर्ट के आपातकालीन दल और फायर फाइटर्स ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और यात्रियों के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। डेनवर एयरपोर्ट पर इसी साल 13 मार्च को भी एक अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में आग लगी थी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर हादसा हुआ है।
यमुनोत्री हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा और मलबे की चपेट में आने से बाल बाल लोग बच गए। तो NH 123 के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद 3 घंटे तक मार्ग बाधित रहा और 3 घंटे बाद यह रास्ता खोला जा सका, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो उत्तरकाशी की यह तस्वीर, जहां पर अचानक से सड़क पर मलबा आ गया। गनीमत यह रही कि जो लोग वहां सफर कर रहे थे, जो लोग यात्रा कर रहे थे, आसपास जो लोग थे, वो बाल बाल बच गए। पहाड़ के मलबे की चपेट में आने से ये लोग बाल बाल बचे और फिलहाल 3 घंटे के बाद मलबा हटाने के बाद रास्ता शुरू कर लिया गया। 3 घंटे में मलबा हटाया गया, फिर रास्ता सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। और लेकिन मलबा किस तरह से आया, सड़क पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जियो 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 इधर की क्यों आते रहे यार गाड़ी और ओके ओके। तो भारत अपने बॉर्डर को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। पुराने विमानों की जगह नए और आधुनिक विमानों से बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अब C-295 से रिप्लेस किया जा रहा है। ये विमान नौसेना को 9 और कोस्ट गार्ड को 6 मिलेंगे। इस विमान की क्या खासियत है, जानिए इस रिपोर्ट में। तो आपको बताते हैं कि जो इसकी लोडिंग क्षमता है वो 5 से 10 टन लगभग है और 70 सैनिक या 50 पूरी तरीके से 50 पैराट्रूपर्स को ये ढो सकता है। लैंडिंग और टेक ऑफ सिर्फ 670 मीटर की रनवे पर उड़ान भर सकता है और 320 मीटर में लैंड कर सकता है। ये ऊंचे इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये छोटे और बिना तैयार रनवे पर भी काम करता है, जो LAC जैसे इलाकों में बेहद फायदेमंद है। तकनीकी ताकत 11 घंटे तक 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगा है, जो दुश्मन के रेडार से बचाता है। बात मेडिकल इमरजेंसी की करते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में 24 स्ट्रेचर इसमें फिट हो सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह विमान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर भी आपको दिखेगी। और आगे बढ़ेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रहे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक गंगोकोंडा चोलपुरम मंदिर का दौरा किया। मोदी ने चोल वंश की समृद्ध विरासत को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और एक रोड शो भी किया। 60 सेकंड में आप पूरी खबर देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे तो पूरा तमिलनाडु मोदी के स्वागत में पलकें बिछाए बैठा रहा। मोदी ने एक रोड शो किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। उनका काफिला आगे बढ़ता रहा और मोदी अभिवादन स्वीकार करते रहे। ग्यारहवीं सदी में राजेंद्र चोल के बनाए शिव मंदिर में पीएम मोदी ने तमिल वेशभूषा, वेष्टी और अंग वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना, फिर मंदिर का दौरा किया। ये शिव मंदिर चोल वंश की स्थापत्य कला और सैन्य शक्ति का प्रतीक है। ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ग्रेट लिविंग चोल मंदिरों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिरई महोत्सव के साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में भाग लिया। हरिद्वार के मनसा मंदिर में हुई भगदड़ में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। ऋषिकेश के एम्स में 5 लोगों को भर्ती किया गया है। हरिद्वार अस्पताल में 23 श्रद्धालु एडमिट हैं। देवी मंदिर में भगदड़ परिसर में मचा हाहाकार। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर मार्ग में करंट फैलाने की अफवाह फैली। उसके बाद श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई और कई लोगों की मौत हो गई। शुरुआत में ऐसी खबर हमें भी मिली थी कि बिजली का कोई करंट हुआ है या कोई ऐसे स्पार्किंग हुई है या किसी को करंट लगा, लेकिन सर हमने आके यहाँ पे चेक किया, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एलटी पैनल, हमारे वायर, हमारे पोल, हमारे मीटर केबल बिल्कुल इंसुलेटेड हैं। रविवार का दिन होने की वजह से मंदिर में ज्यादा भीड़ थी। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। जहाँ तहाँ स्विच बोर्ड लगे हुए हैं,
मीटर खुले में लगे हुए हैं और जब मौसम बारिश का है तो ऐसे में जाहिर सी बात है हादसे को न्योता देने के लिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। असम के सिलचर जिले की जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के पास से पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। अहम बात यह है कि ये सभी हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगाए गए थे। 60 सेकंड में आप पूरी खबर देख लीजिए। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें किसी ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या कर डाली। पुलिस ने जग्गू गैंग के पास से हथियारों का ऐसा जखीरा बरामद किया है जिसके तार सीधे पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। जेल में बंद जग्गू का दावा है कि उसने मां की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार मंगाए थे जो सीमा पार से लाए गए थे। कौन कौन से हथियार मिले? AK-308, असॉल्ट राइफल, द ग्लैक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, 7.5 लाख रुपए, एक कार, 3 मोबाइल फोन मिले हैं। खास बात यह है कि ये सभी हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगाए गए। 26 जून को जग्गू की मां हरजीत कौर की पंजाब के गुरदासपुर में कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी दविंदर बम्बिहा गैंग से जुड़े गैंगस्टर डोनी बल, बिल्ला मांगा, प्रभदासुवाल और कौशल चौधरी ने ली थी। जग्गू भगवानपुरिया फिलहाल असम की सिलचर सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग सक्रिय है। और अब खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जब एक शख्स मंदिर परिसर में हथियार लेकर पहुंच गया। हथियारबंद शख्स मंदिर में खुलेआम हथियार के बल पर दादागिरी दिखाता रहा और पुजारी को डराता रहा। खुलेआम मंदिर परिसर में हथियार लहराने वाला शख्स कौन है? 60 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। बदन में सफेद कुर्ता और पाजामा, हाथ में धारदार हथियार और जुबान पर गाली गलौज कर गंदे शब्दों का इस्तेमाल। शख्स गुस्से में लाल है और सरेआम गुंडागर्दी करने पर आमादा है। यह वीडियो मध्य प्रदेश के सीहोर के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर का है। जब कुर्ता पाजामा वेशभूषा में हाथों में हथियार लिया, यह शख्स हंगामा करता हुए दिख रहा है। आरोप है कि यह शख्स पहले मंदिर परिसर में पहुंचा, पुजारी और वहां के कार्यकर्ताओं के साथ हथियार के बल पर गुंडागर्दी की। मंदिर के पुजारी ने पूरा वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोपहर में जब मंदिर पर पुजारी के बेटे जय दुबे और मंदिर के प्रमुख कार्यकर्ता लोकेश सोनी मंदिर में थे, तभी ये व्यक्ति मंदिर में पहुंचा और कहा कि उन्होंने मंदिर के संबंध में चल रहे केस को लेकर पुजारी के पक्ष में बहुत पैसे खर्च किए हैं। वो पैसे उन्हें वापस चाहिए। 24 घंटे में पैसे नहीं मिले तो वो और बड़ा हमला करेगा। और अब खबर महाराष्ट्र के पुणे की, जहां एक अपार्टमेंट में शराब का भी इंतजाम था और शबाब का भी। इतना ही नहीं, यहाँ ड्रग्स, हुक्का और गांजा भी वहां मौजूद था। यहाँ रेव पार्टी चल रही थी। खुफिया रिपोर्ट के बाद पुलिस ने छापा मारा तो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के दामाद भी नशे में धुत पकड़े गए। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हल्की लाइट, तेज म्यूजिक और नशे में धुत लोग। न ही इलाके में किसी को खबर थी, न ही प्रशासन को इसकी भनक। मजे में खुफिया तरीके से पुणे के एक अपार्टमेंट में रेव पार्टी चलती रही। पार्टी में सभी मौज मस्ती में मशगूल रहे। उन्हें लगा कि पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगी, लेकिन पुलिस को अपने खुफिया तंत्र से खबर लग गई। पुणे पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो हड़कंप मच गया। मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया जब महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे के दामाद भी इस पार्टी में पकड़े गए। मेरा समर्थन नहीं है। मेरे दामाद अगर होंगे, इसमें अगर दोषी होंगे तो शासन होना चाहिए। ये पार्टी पुणे के पौश इलाके में हो रही थी, जहां बड़े पैमाने पर नशे का सेवन करते लोग पाए गए। पुलिस ने छापेमारी में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। और अब बात करते हैं उस राष्ट्रपति की जो दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र के हैं और 8वीं बार राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनका सपना है करीब 100 साल की उम्र तक सत्ता में काबिज रहने का। आखिर वो कौन है और अभी उनकी उम्र क्या है, ये जानिए। आइए आपको बताते हैं। दरअसल नाम पॉल बिया, उम्र है 92 साल, कैमरून के राष्ट्रपति हैं। 1982 में सत्ता संभाली थी। वो कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। 83 साल से सत्ता में काबिज हैं। उनके शासन में कैमरून आर्थिक संकट से उभरा। देश छोड़कर लंबे समय तक वो विदेशों में रहे। 2006 और 2009 में साल का
1/3 हिस्सा विदेश में बिताया। पॉल बिया फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। करीब 100 साल की उम्र तक सत्ता में रहने का उनका सपना है और इस बार वो फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनका ये मानना है कि एक बार फिर से वो सत्ता में आएंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस की तमाम कार्रवाई के बाद भी रीलबाज सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। रील बनाने के शौक की वजह से एक शख्स ने अवैध हथियार उठा लिया और गैंगस्टर स्टाइल में हथियार लहराता रहा। 60 सेकंड में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हाथों में हथियार और म्यूजिक जोरदार, हाथों में अवैध हथियार और रील बनाने का शौक सवार, पुलिस को चुनौती देने वाला वीडियो। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐसे लोग पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के निवाड़ी का है, जब शख्स गैंगस्टर स्टाइल में अवैध तमंचा लहराता हुआ दिखा। अब तमंचे पर डिस्को करना और फायरिंग करते हुए वीडियो बनाना किसी के फैशन बन गया है। इस वीडियो ने कानून व्यवस्था के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रील्स और वायरल स्टंट की होड़ में कुछ युवा अब हथियारों के साथ आपराधिक गतिविधियों को स्टाइल के रूप में दिखा रहे हैं। मामला मेरे संज्ञान में आया है और जिसकी तस्दीक और जांच के लिए मैंने प्रदीपपुर टीआई साहब को बता दिया है और एक टीम गठित की है। वीडियो में हथियार लहराता हुआ युवक कौन है? अभी तक इसकी जानकारी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। ये सिर्फ रील या मजाक नहीं है, ये आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई का मामला बनता है। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर बीजेपी के एक नेता के तमाशे का वीडियो सामने आया है। मध्य प्रदेश के भिंड के बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर आरोप है कि वो नशे में धुत थे। इतना ही नहीं और यात्रियों के साथ बदतमीजी भी कर रहे थे। हंगामे का ये वीडियो वायरल हो रहा है। 60 सेकंड में आप देख लीजिए पूरी खबर। वो बदतमीजी करता रहा, लोगों के साथ अभद्रता करता रहा, लोग तमाशा देखते रहे और वो सड़क पर ड्रामा करता रहा। भिंड के बीजेपी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष नशे में धुत होकर बस स्टैंड पर हंगामा कर रहा है, लोगों पर अपना रौब झाड़ रहा है। बीजेपी नेता विक्रांत सिंह कुशवाहा का नशे में झूमते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अबे भाई लड़ाई हो जाएगा। बीजेपी नेता कश्मीरी गेट के बस स्टैंड पर यात्रियों और बस स्टाफ के साथ उलझते और गलत व्यवहार करते दिख रहा है। जानकारी मिली है कि परमार एक निजी बस से दिल्ली से भिंड लौट रहा था। इस दौरान उसने यात्रियों को परेशान किया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हालांकि इस मामले में पुलिस में किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं किया गया और बीजेपी की ओर से किसी भी तरह का बयान नहीं आया। बोल रहा हूँ मैं आपको, हम अभी माफी मांग लेते हैं। माफी भी मांगनी, मतलब इसको भी करने पड़ेगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरों के आतंक से आम लोग परेशान हैं। ये चोर रात के अंधेरे में नकाब पहनकर निकलते हैं और लोगों के घरों और दुकान में चोरी करते हैं। 60 सेकंड में देखिए ये चोरी लाइव। चोर नंबर 1, चोर नंबर 2, चोर नंबर 3। तीनों ने अपने चेहरे को नकाब से ढंका है और रात के अंधेरे में घरों और मकानों में घुसकर हाथ साफ कर रहे हैं। बैतूल में चोरों के आतंक की ये तस्वीर प्रशासन की तत्परता पर भी सवाल उठा रही है। ये सभी चोर धारदार हथियारों से लैस होकर गंज और सदर इलाके में पूरी रात तांडव मचाते रहे। नकाबपोश चोरों ने 5 दुकान और 2 मकान पर धावा बोला और वहां रखे रुपए पैसे लेकर चलते बने। रात के 3 बजे चोरों का ये गैंग इलाके में बड़े आसानी एक एक दुकान को निशाना बनाता रहा और चोरी करता रहा। बैतूल के गंज इलाके में चोरी की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 13 जुलाई की रात को 7-8 नकाबपोश बदमाशों ने कई दुकानों और घरों में चोरी का प्रयास किया था। लगातार हो रही चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है, लेकिन अभी तक इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग सकी है। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पुलिस पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ग्वालियर से एक ऐसा वीडियो आया है जब कुछ बदमाश एक पुलिस कांस्टेबल को दौड़ा दौड़ा कर पीटते दिखे। 60 सेकंड में पूरी तस्वीर आप भी देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 पीछे पीछे दौड़ते 5 बदमाश और आगे आगे पुलिस का कांस्टेबल। बदमाशों के हाथों में हथियार और पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए। ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब बदमाश पुलिस का पीछे कर रहे हों, लेकिन ग्वालियर में ऐसी ही तस्वीर सामने है। जरा सोचिए कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है और सोशल मीडिया पर भी वायरल है।
पुलिस कांस्टेबल जान बचाने के लिए तेजी से आग भाग रहा है, लेकिन बदमाश बेखौफ उसका पीछा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बदमाशों ने इलाके में लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया और बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये पूरी वारदात ग्वालियर के इंद्रगंज इलाके की है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये है कि अगर ग्वालियर में पुलिस ही सेफ नहीं है तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। अब आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं, जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को देखकर आप डर जाएंगे। एनडीटीवी की टीम ने एक ऐसे ही केंद्र का जायजा लिया। यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इसी इलाके से आते हैं। इस खबर को देखिए और सोचिए कि जब उनके इलाके का ये हाल है तो बाकी जगह की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होगी। राजस्थान के झालावाड़ के खस्ताहाल स्कूल ने मासूम बच्चों की जान ले ली थी। अब आपको छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ लेकर चलते हैं। यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के फर्श पर पानी है। छत से पानी टपक रहा है। हालत यह है कि जहां बिजली का बोर्ड लगा है वहां से भी पानी रिस रहा है। खास बात यह है कि यह स्वास्थ्य केंद्र सूबे के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिले में है। अस्पताल की हालत से मरीज भी डरे हुए हैं और परिजन भी बेहाल हैं। पानी टपकता है, उससे बच्चे लेके आते जाते रहते हैं, तो अगर पैर फिसल गए उससे गिर भी सकते हैं और किसी को चोट भी लग सकती है। महेंद्रगढ़ का ये स्वास्थ्य केंद्र अब मरीजों का रेफरल सेंटर बनकर रह गया है, जहां मरीजों को बुनियादी इलाज देने की जगह उन्हें अन्य जिलों या बड़े अस्पतालों में भेजा जा रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां एक जिले के अस्पतालों के साथ यहां के सरकारी स्कूल भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। स्कूल आने की जगह बच्चे बाहर खेलते नजर आते हैं। स्कूल में शिक्षक नहीं आते। जब एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची तो स्कूल में शिक्षक नजर ही नहीं आए। ये तस्वीर भी एमसीबी जिले के महेंद्रगढ़ की है। यहाँ के सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आते। जो आते हैं वो बाहर खेलकूद में मगन रहते हैं, क्योंकि स्कूल में टीचर ही नहीं आते। एनडीटीवी की टीम दोपहर 3 बजे स्कूल पहुंची तो स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं था। इस वक्त हम मौजूद हैं एमसीबी जिले के महेंद्रगढ़ के प्राथमिक शाला बरकेला में, जहां बरकेला में बच्चे स्कूल में हैं लेकिन टीचर नहीं है। एक तरफ सरकार नई शिक्षा नीति अपनाने के लिए बच्चों के भविष्य के लिए अलग अलग तरह की शिक्षा नीति अपना रही है, तो बरकेला में एक भी टीचर नहीं है। बरसात का मौसम है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। महेंद्रगढ़ के ग्राम पंचायत में कम से कम एक पंचायत भवन या सामुदायिक केंद्र है, लेकिन इनकी स्थिति बता रही है कि राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की लौ जलाने को लेकर कितनी गंभीर है। खबरों में आगे बढ़ते एक बड़ी खबर इस बीच आंध्र प्रदेश से आ रही है। आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश में हाईवे पर हादसा होने की खबर है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा चित्तूर हाईवे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने महिलाओं को टक्कर मारी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क किनारे खड़ी 4 महिलाओं को कार ने टक्कर मारी है। देखिए तस्वीरें, आंध्र प्रदेश कडप्पा जिले की ये तस्वीर है, जहां पर एक कार ने 4 महिलाओं को टक्कर मारी है। आप ये तस्वीरें देखिए और उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। सीसीटीवी ये तस्वीरें हैं, सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। और एक बार फिर से देखिए हादसा कैसे हुआ। तस्वीरें बता रही हैं कि जिस गति से गाड़ी आ रही थी वो अपने आप में कंट्रोल के बाहर थी, लेकिन कंट्रोल के बाहर इस गति से कि मुश्किल था किसी की भी जान का बचना, और महिलाओं की जान जाना निश्चित लग रहा है इन तस्वीरों से। और अब आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनडीटीवी से बात की और बिहार चुनाव से पहले बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन को भी निशाने पर ले लिया। जी इतना ही नहीं, चिराग पासवान के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान को उधर नहीं मन लग रहा उनका, तो उन्हें इंडिया गठबंधन में आ जाना चाहिए। साथ ही चिराग और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं, ये बात भी पप्पू यादव कह रहे हैं। सुनिए जरा। पप्पू जी, चुनाव आयोग ने जो है डेटा जारी किया है, लगभग 92% लोगों ने बिहार में इस प्रक्रिया के तहत इनरोल हो गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि 92% को हम लोगों ने कवर कर लिया है। देखिए, एसआईआर के नाम पर इनकी मंशा क्या है?
फॉर्म 6 में जहां जहां इनको वोट नहीं मिली होगी और जिस विधानसभा में इसको कभी चुनाव नहीं जीतेगा और जिस विधानसभा में मार्जिन कम होगा, बीएलओ से एक औपचारिकता लिखवा के माहौल बना लिया और इस माहौल के बीच में ये बीजेपी एंटी वोटर जहां जहां होंगे, एसटी का, एससी का, खास तौर पर राम जाति, ईबीसी, क्योंकि माइनॉरिटीज का तो ये इसलिए नहीं कर पाएगा कि माइनॉरिटीज ने एनआरसी के बाद से अपना कागज पत्तर सभी चीज इन लोगों ने इतना डरा दिया कि बेचारा सब कुछ लगभग बना लिया। एसटी एससी ईबीसी को पता नहीं था कि जिस देश में हम पैदा लिए और उसी देश में अपना परिचय देना पड़ेगा हमको वोट के लिए। हमारा बाप यहाँ, दादा यहाँ, हमारा, अच्छा, इसमें जादव का भी नाम काटेगा ये, आप उठा के देख लीजिए। आप लोग लड़िएगा कैसे इस पे? कल पाए सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी है, हाउस पे भी हंगामा हो रहा है, पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे। कल फिर आप नहीं चलने देंगे? कहाँ से चलेगा हाउस भाई? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो निर्णय ही ले लिया कि इनके गलत और संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग सड़क पर रहेंगे। एक आखिरी सवाल पप्पू जी, जिस तरीके से चिराग पासवान अपने ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर वाला सिचुएशन है, क्या कहेंगे? क्यों चिराग पासवान इस तरह का बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? अच्छा, एक बात बताइए, चिराग जी को बीजेपी ही ना इस्तेमाल करती है। मांझी जी चिराग जी को लड़ा देता है, कुशवाहा जी और नीतीश जी को लड़ा देता है, फिर चिराग जी को केंद्र में बीजेपी है, बीजेपी मामा माहिल का काम कर रहा है, फुट डालो शासन करो। आप प्रशांत किशोर जी उनको कह रहे हैं कि हमको पहला वोट देना पड़ेगा तो हम चिराग को देंगे। कोई मिली भगत है दोनों की क्या? अरे हद हो गया, हमारा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। तो हम तो कहेंगे चिराग जी को कि जल्दी से घोषित करवा लीजिए मुख्यमंत्री प्रशांत जी से, और प्रशांत जी आप गांधी बन जाइए, छोड़िए राजनीति और चिराग जी को घोषणा करिए मुख्यमंत्री का। तो हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि आप एनडीए को यदि खत्म करना चाहते हैं और तो आप आइए इधर, तो आप इधर नहीं आइए तो कम से कम प्रशांत जी घोषणा तो कर दे। राहुल गांधी के साथ आना चाहिए क्या चिराग पासवान को? यानी राहुल गांधी जी के साथ इंडिया ब्लॉक में आएंगे, निर्णय लेंगे। हम तो व्यक्तिगत बोल सकते हैं ना, हम तो इंडिया ब्लॉक के कोई प्रवक्ता है नहीं, लेकिन हमारा मानना है इंडिया ब्लॉक जितना मजबूत हो एनडीए को खत्म करने के लिए सबको लिया जाना चाहिए। आगरा धर्मांतरण मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण की आड़ में पाकिस्तान और आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। पता जा रहा कि भारत में पाकिस्तान आईएसआई की लेडी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। कई देशों से पैसे भेजने की बात भी सामने आ रही है। लूडो के ऑनलाइन गेम से युवाओं को फंसाने की बात भी सामने आ रही है। अब तक जो खुलासे हुए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में धर्मांतरण केस का खुलासा हुआ, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं, तो ये सामने आ रहा है कि मामला सिर्फ धर्मांतरण तक नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ एक लंबी चौड़ी साजिश है जो सीमा पार से रची जा रही है। आगरा में अवैध धर्मांतरण की जांच के लिए चल रहे ऑपरेशन अस्मिता में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। धर्मांतरण की आड़ में पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश बेनकाब हुई है। पाकिस्तान तैयार कर रहा था आईएसआई की लेडी ब्रिगेड, ये सामने आ रहा है। लेडी स्लीपर सेल की प्लानिंग रच रहे थे पाकिस्तान और आईएसआई। इस मामले में 14 लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है और इसमें से 10 लोगों को पुलिस ने कस्टडी रिमांड में लिया और उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ में जो नए तथ्य आए, उस तथ्य में कुछ जो पाकिस्तानी जो प्रीचर थे, जो इन्फ्लुएंसर थे, उनसे भी जो हमारी बालिकाएं थी वो उन लोगों के संपर्क में थी और उनसे वो प्रभावित थी। इनको संपर्क में जो करने का काम था वो कश्मीर के में कुछ डिफरेंट लड़कियां थी जिनको कि आयशा ने, जो हमारी
मेन एक्यूज्ड है जो कि गोवा की रहने वाली है, वो खुद एक कन्वर्टेड है। आयशा ने इन लड़कियों को उन कश्मीर के लड़कियों के ग्रुप से जोड़ा और फिर उससे वो जो पाकिस्तान के ये जो धर्म के जो प्रीचर थे, रिलीजियस प्रीचर थे, उन लोगों ने फिर इन लड़कियों को प्रभावित करने का प्रयास किया और उनके साथ फिर ये लड़कियां टैग हो गई। आगरा पुलिस ने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप की एक चैट भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि चैट में एक पीड़ित एक आरोपी से बात कर रही है और AK-47 की फोटो के बारे में पूछ रही है। आरोपी बता रहा है कि जो मुजाहिद बनती हैं उसे ही ये मिलती हैं। इस चैट की जांच हो रही है, लेकिन अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये बेहद खतरनाक है। एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। यूपी ATS के अलावा सेंट्रल एजेंसियां भी टेरर एंगल पर काम कर रही हैं। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर कई सारे ग्रुप्स बनाए हुए थे। इन ग्रुप्स में इस्लाम और धर्मांतरण को लेकर तो चर्चा होती ही थी, इस बात पर भी चर्चा होती थी कि मुजाहिदा यानी कि मुजाहिदीन कैसे बनते हैं और उसके लिए क्या योग्यता होनी ज़रूरी है। लड़कियों को मुजाहिदा बनने के लिए भी कहा जा रहा था। इस तरह की चैट भी पुलिस ने बरामद की है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक दिल्ली में भी धर्मांतरण सिंडिकेट की एक व्हाट्सएप विंग चल रही है। लड़कियों को गल्फ देशों में भेजने का भी प्लान था। उन्हें जिहाद के लिए भी उकसाया जा रहा था। इस मामले में कश्मीर के एक मास्टरमाइंड हैरिस की तलाश जारी है। पाकिस्तान के प्रीचर थे, उसने खुद इस लड़की से कांटेक्ट किया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के थ्रू और उसके बाद फिर उसने इस्लाम के बारे में उनसे पूछा और फिर ये लड़कियां उनके साथ बालिकाएं जो है उससे बातचीत शुरू की। तो ये तो स्पष्ट रूप से है कि जो पाकिस्तान के जो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स ने इन लड़कियों के को अपने जाल में, इसको जो हमारी ये विक्टिम है बेटियां, इनको अपने जाल में फंसाया है और इनको सवाब का प्रतिफल मिले। जो इन्होंने इनको बताया, जो माइंड वॉश किया, उसमें ये भी बताया कि आप हमको जब तक कुछ न कुछ पैसा भेजिएगा तभी आपका सवाब का फल मिलेगा और उसका मनी ट्रेल भी फिर इन लड़कियों ने यहाँ के माध्यम से UAE भेजा और UAE के माध्यम से फिर उनको ये पैसा भी गया। जांच आगे बढ़ी तो पाकिस्तान के तनवीर अहमद और साहिल अदीब नाम के दो इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं, जो भारत की लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग देते थे। इन दोनों पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते हैं। ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान के, साहिल अदीम और तनवीर, और धर्म प्रचार का ये काम करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक वहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम की है, तो हिंदुस्तान में जो ये जो ग्रुप है, जो खास करके जो हमारे जो कन्वर्टेड लोग हैं, जिसको ये लोग रिवर्टेड कहते हैं, तो इसमें से काफ़ी लोग जो है इनके बातों को सुनते हैं और ये लोग उनको अपने में जोड़ने का काम करते हैं कि ये हमारे से जुड़ें और यहाँ पर कन्वर्जन को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह के सिंडिकेट चलाने में पैसों की भी खूब जरूरत होती है। जांच में ये सामने आ रहा है कि विदेशों से पैसा भेजा जा रहा था। क्रिप्टो और डॉलर में फंडिंग के सबूत मिल रहे हैं। कनाडा और इंग्लैंड से चंदे की शक्ल में भारत पैसा आ रहा था। फिलीपींस में एक NGO GoFundMe को धर्मांतरण का पैसा भेजा जा रहा था। इस शख्स का नाम सैयद दाऊद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कनाडा में बैठकर वो आगरा में धर्मांतरण गैंग को पैसे भेज रहा था। जानकारी के मुताबिक सैयद दाऊद मध्य प्रदेश के गांधीनगर का रहने वाला है और कनाडा में इस्लामिक सेंटर चलाता है। इस बीच धर्मांतरण गैंग के जाल में फंसे पीड़ित भी सामने आ रही है। ये लड़की हरियाणा के झज्जर की है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। इसका आरोप है कि धर्मांतरण करके निकाह करवा दिया गया। इसका बयान पुलिस ने कोर्ट में दर्ज करवा दिया है। मैं धीरे धीरे से इस्लाम की तरफ आने लगी और इस्लाम फॉलो करने लगी। फिर मेरा निकाह करवा दिया गया यूपी में ले जाके, और वहाँ उस निकाह का मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेड ऐसा प्रूफ नहीं है। भारत के खिलाफ साजिश की परतें दिन ब दिन खुलती जा रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और अब्दुल रहमान और आयशा जैसे लोग गिरफ्त में आ सकते हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों के लिए चुनौती उन लोगों को पकड़ने की भी है जो पाकिस्तान के इशारों पर भारत में काम कर रहे हैं। आगरा पुलिस के मुताबिक इस धर्मांतरण रैकेट में सैकड़ों पीड़ित लड़कियां हो सकती हैं। पुलिस धीरे धीरे तमाम लड़कियों से संपर्क कर रही है और 4 पीड़ित लड़कियों के बयान कोर्ट में दर्ज करवा चुकी है। जैसे जैसे लड़कियों के बयान सामने आ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में मंगलवार का दिन काफ़ी अहम होने वाला है, जब पुलिस एक बार फिर से आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और कुछ नई पीड़ित लड़कियों के बयान भी दर्ज कराएगी। आगरा से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।
और अब खबर पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें मुख्य शूटर तौसीफ ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये सामने आ रहा है कि उसे जुए की लत थी और वो लाखों रुपए उस जुए में हार चुका था। कर्ज में आकर उसने सुपारी ली थी। ये भी सामने आ रहा है कि पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा पर 10-20 नहीं बल्कि 28 गोलियां चलाई गई थी। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये तौसीफ बादशाह है। ये पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड का मुख्य शूटर है। बताया जा रहा है कि इसे रील बनाने का बड़ा शौक था, लेकिन ये पता चला है कि इसे एक और शौक था जिसने इसे शूटर बना दिया। वो शौक था जुआ खेलने का, ऑनलाइन गेमिंग में सट्टा लगाने का। तौसीफ बादशाह ऑनलाइन गेम में 20 लाख हार चुका था। कर्ज चुकाने का तौसीफ पर दबाव था। पैसों का जुगाड़ करने के लिए हत्या की सुपारी ली। 20 लाख में तौसीफ ने ली मर्डर की सुपारी। तौसीफ बादशाह जो कि जुए का आदी बताया जा रहा था और लगभग 20 लाख रुपए ऑनलाइन जुए में वो हार चुका था। जेल में बंद शेरू सिंह के गैंग से उसका कांटेक्ट था, जिसके बाद उसने चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम दिया। ये कहा जा रहा है कि हत्या की सुपारी तौसीफ को उसके मौसेरे भाई निशु ने दी थी, जिसे कोलकाता से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि निशु का वैशाली में एक विवादास्पद जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इस जमीन पर कब्जा दिलाने का भरोसा कुख्यात शेरू सिंह ने निशु खान को दिया था। बदले में शेरू सिंह ने चंदन मिश्रा को रास्ते से हटाने का काम सौंपा, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी ली तौसीफ ने। तौसीफ ने पूछताछ में बताया कि चंदन मिश्रा पर 28 गोलियां चलाई गई थी। ये गोलियां सभी 5 शूटरों ने चलाई थी। हत्या के बाद अस्पताल से पैदल बाहर निकले, पकड़े ना जाए इसलिए अलग अलग दिशा में भागे। फोन स्विच ऑफ कर फर्जी पहचान से छिपे थे शूटर। जिसके बाद पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी बिहार, बंगाल और झारखंड में हुई। बंगाल के न्यू टाउन से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तौसीफ बादशाह के साथ साथ उसके भाई निशु खान की भी गिरफ्तारी हुई। शूटरों को पकड़ना आसान नहीं था। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, मोबाइल लोकेशन की जांच हुई, पारस अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ, झारखंड और बंगाल में कई जगह छापेमारी हुई। तब जाकर कोलकाता के न्यू टाउन से तौसीफ और उसके कजिन निशु की गिरफ्तारी हुई। ये भी सामने आ रहा है कि निशु खान के घर पर ही हत्या की साजिश हुई। तौसीफ खान के परिवार से उसकी बहन से पूछताछ के बाद ये सामने आया है कि इन्होंने चोरी का बाइक इस्तेमाल की थी, साथ ही साथ इन्होंने चोरी के सिम का भी इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें ट्रेस किया और उसके बाद इन सभी लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग लोकेशन से की जाती है। पटना से कैमरा पर्सन सगुब आलम के साथ रमन राय, NDTV। वीडियो इज अलाउड, आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को सेफ्टी पे, हमारी लाइफ को सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी इशू